नमस्कार। हमारे आसपास कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। जब हम वर्तमान परिदृश्य पर नज़र डालते हैं तो एक बात, जिस बात को लेकर परेशान होते हैं, जिस बात को लेकर चिंतित होते हैं, और ये चिंता सिर्फ किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक सामान्य, एक आम चिंता है, वो है हमारे पर्यावरण के ऊपर जो खतरे मंडरा रहे हैं, जो समस्याएं दिख रही हैं, जो स्थितियां हैं पर्यावरण की, वो एक ऐसी चिंता है जो न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि दुनिया भर में हम सभी चिंतित होते हैं। आज मौसम में जिस तरह के बदलाव देखने में आ रहा है, जिस तरह से उसके कारण जो दुष्प्रभाव हम झेल रहे हैं, वो सचमुच वैश्विक स्तर पर एक सामान्य, एक आम चिंता के रूप में प्रकट हो रही है। आज इसी जलवायु परिवर्तन, जो पर्यावरण के ऊपर संकट है, उन्हीं विषयों पर हम बात करेंगे। इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे कार्यक्रम में आज हमारे अतिथि हैं इफ्को के जलवायु ज्ञान केंद्र के समन्वयक और सीडीएम एजेंसी में महाप्रबंधक लोकेंद्र ठक्कर जी। लोकेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। जब हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो जो एक परिदृश्य हमारे सामने दिखता है, एक आम व्यक्ति भी उसके जो प्रभाव हैं उसको महसूस कर रहा है, आज उसको समझ रहा है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से हम आपकी नज़र में हम जानना चाहेंगे कि ये जलवायु परिवर्तन क्या स्थितियां हैं, किस तरह से हमारे वातावरण में जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कैसे हम इसको परिभाषित करेंगे जलवायु परिवर्तन को। आपने बहुत ही बेसिक और मूलभूत सवाल किया है इस कार्यक्रम में। जलवायु परिवर्तन का आशय है कि हम जब, जैसे अभी सर्दियों का मौसम है और हमको सर्दियों के मौसम में सर्दियों की अपेक्षा है, लेकिन अगर सर्दी की जगह यहाँ मान लीजिए कि सर्दी नहीं महसूस हो रही है या गर्मी महसूस हो रही है, तो ये हम कहेंगे कि आज का ये मौसम है। लेकिन हम दिसंबर के महीने में गर्मी की अपेक्षा नहीं करते, हम दिसंबर के महीने में सर्दी की अपेक्षा करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी जलवायु, हमारे प्रदेश की, हमारे देश की, इस इलाके की, साउथ ईस्ट एशिया की जो जलवायु है वो 3 तरह की है: सर्दी, गर्मी और बरसात। तो सर्दी के दिनों में हम सर्दी की उम्मीद करते हैं, गर्मी के दिनों में हम गर्मी की उम्मीद करते हैं और बारिश के दिनों में मानसून की उम्मीद करते हैं। अगर ये हमारे उम्मीदों के अनुसार नहीं होता है और इस प्रकार के विचलन में या इस प्रकार के परिवर्तन में कोई लंबा दीर्घकालीन अगर कोई परिवर्तन आ जाता है, दैनंदिनी परिवर्तन तो रोज होता है, कल का मौसम और आज के मौसम में फर्क होगा ही, दिन और रात के मौसम में फर्क होगा, गर्मी और सर्दी के मौसम में फर्क होगा। लेकिन यदि हम ये कहें कि गर्मी के दिनों में अगर हमको सर्दी महसूस होने लगे या बारिश के दिनों में बारिश जितनी होनी चाहिए उतनी ना हो, या उसका पैटर्न बदल जाए, या उसका जो भौगोलिक विस्तार है वो बदल जाए और ये बदलाव एक किस्म का एक स्थायी रूप ले ले, स्थायी भाव बन जाए, तब हम कहते हैं कि ये जलवायु परिवर्तन है। पर जलवायु परिवर्तन के साथ साथ हमको ये भी देखना है जिसको हम कहते हैं क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। हमारी उसमें जो आंशिक परिवर्तन है, मतलब लाक्षणिक परिवर्तन है, वो भी हमको महसूस हो रहा है। तो आप देखिए कि इस बार भी अभी भी सर्दियों के मौसम में सर्दियां बहुत देर से शुरू हुई हैं और नवंबर का महीना और लगभग दिसंबर का पहला सप्ताह लगभग ऐसा गया है कि बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं थी। तो ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, इसका मूल कारण है पृथ्वी के तापमान में, सतह के तापमान में वृद्धि होना, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हमारी पृथ्वी का, हमारी वसुधा का तापमान बढ़ रहा है और ये बढ़ रहा है मनुष्यों के द्वारा जो ऐसी गतिविधियां हो रही जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख गैस है, ये इसका वातावरण में लगातार उत्सर्जन होना कई प्रकार की गतिविधियों से। इन गतिविधियों की हम बात करेंगे, जिसे हमने अभी जलवायु परिवर्तन की बात की। आपने मोटे तौर पर बताया कि किस तरह से जो मौसम में बदलाव जिसको हम महसूस कर रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हर व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी इसको महसूस कर रहा है कि आज जैसे ठंड का मौसम है लेकिन उस तरह की ठंड महसूस नहीं कर रहे हैं। एक बात और हमने देखा है कि जैसे कहीं बाढ़, कहीं पानी ज्यादा गिर रहा है, कहीं पानी कम गिर रहा है, और कहीं ठंड ज्यादा पड़ रही है, कहीं ठंड नहीं पड़ रही है। पहले हमने देखा है, बचपन में देखा है कि मौसम का एक बड़ा स्थायी एक चक्र था, एक स्थायी भाव था। 4 महीने बारिश, मतलब 4 महीने बारिश होती थी, ठंड पड़ती थी, गर्मी भी होती थी। लेकिन आज जितना कुछ बदलाव हुआ है, आपने गतिविधियों की बात की कि हमारी गतिविधियां कुछ इस तरह से हुई हैं जो जिसके लिए ये जिम्मेदार हैं, और आज जो ये ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं, वो एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ा संकट है हमारे सामने। ये गतिविधियां क्या हैं? मनुष्य क्यों जिम्मेदार है? कैसे जिम्मेदार है? किस तरह से जिम्मेदार है ये सारी स्थितियों के लिए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, पृथ्वी में जीवन संभव होने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता है।
अन्यथा हम वापस हिमयुग में चले जाएंगे। तो पृथ्वी के वातावरण में एक ग्रीन हाउस गैस का एक आवरण है और ये ग्रीन हाउस गैस ही पृथ्वी के तापमान को मेंटेन करके चलती है। लेकिन ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता या उसकी थिकनेस या उसकी मोटाई अगर बढ़ती जाएगी तो पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाएगा। और ये जो ग्रीन हाउस गैस का एक आवरण पृथ्वी के चारों ओर वातावरण में, वायुमंडल में बना हुआ है, उस आवरण की मोटाई, थिकनेस बढ़ती जा रही है। और जैसा मैंने कहा कि ये मनुष्यों के द्वारा बहुत सारी गतिविधियां, जैसे कि औद्योगिक गतिविधियां हैं, बहुत सारा प्रदूषण, धुआं हमारे वातावरण में आ रहा है, विशेष रूप से कोयले के जलाने से, बहुत सारी दूसरी औद्योगिक गतिविधियां जिनसे कि बहुत ही घातक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है, जिनको हम सल्फर हेक्साफ्लोराइड वगैरह कहते हैं। ये गैस इतनी घातक है कि 26,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर 1 टन सल्फर हेक्साफ्लोराइड का होता है। मतलब इनकी जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है इतना ज़्यादा है। वातावरण में वाहनों से प्रदूषण निकल रहा है, विशेष रूप से इसको हम नॉक्स और सॉक्स कहते हैं। तो नॉक्स जो है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये एक बहुत ज़्यादा घातक ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है तमाम गतिविधियों से, विशेष रूप से कचरा को जलाने से या कचरे के ढेर का सही तरीके से निष्पादन नहीं करने से बहुत सारी गैस वातावरण में आ रही है। मीथेन कई इंडस्ट्रियल प्रोसेस से निकलती है, कुछ हमारे खेती किसानी से भी जो है, विशेष रूप से धान की खेतों से मीथेन का उत्सर्जन होता है। तो इस प्रकार जो बहुत सारी गतिविधियां हम कर रहे हैं वो आवश्यक भी हैं मनुष्य के विकास के लिए, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए। आज हमारे देश के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। तो एक तरफ हमको कोयला आधारित ही ऊर्जा उत्पादन करना होगा, और न सिर्फ भारत को बल्कि भारत जैसे तमाम विकासशील देश, बल्कि विकसित देश जिनको हम G20 कहते हैं, उनकी भी ऊर्जा का मूल आधार फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है। तो इन ईंधनों के दहन से जो गैस निकलती है वो बहुत ज्यादा हमारे वातावरण को दूषित करती हैं, और उसके कारण ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता में, की कॉन्सेंट्रेशन में वृद्धि होती जा रही है। और जो सूर्य की किरणें टकरा करके वापस वातावरण में जानी चाहिए वो नहीं जा पाती, ट्रैप हो जाती हैं उस ग्रीन हाउस गैस के मोटे आवरण में, और इससे हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। और यही ग्लोबल वार्मिंग है। और यही ग्लोबल वार्मिंग है। बहुत सारी ऐसी गतिविधियां जिनका आपने जिक्र किया, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारी गतिविधियां जरूरी हैं। औद्योगिक विकास की हम बात करें, तमाम संसाधनों की आवश्यकता होती है। जाहिर है कि यदि हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसी गतिविधियां ये जरूरी हैं, फिर इन गतिविधियों और प्रकृति के बीच एक संतुलन बनाए रखना भी काफी महत्वपूर्ण है। समझते हैं कि यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम कैसे विकास और प्रकृति और वातावरण के बीच एक संतुलन बना के रखें। हमें आप ये बताएं कि वो क्या तरीके हैं, कैसे हम ऐसा करें कि हम विकास की रफ्तार को ही बनाकर रखें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और ये धरती है, ये हमारा जो पर्यावरण है, हमारी जो प्रकृति है, उसके संरक्षण का भी उपाय कर लें। ये कैसे संभव हो सकता है? ये बहुत संभव है कि हम अपने विकास की जो मार्ग है, जो विकास की दिशा है, धारा है, उसको हम बनाए रखें और साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी करें। लेकिन इसके लिए हमें बहुत सारे ऐसे परिवर्तन करने होंगे, विशेष रूप से अपनी टेक्नोलॉजी में। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनमें हम टेक्नोलॉजी का अगर सही उपयोग करें तो हम निश्चित तौर पे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम कर सकते हैं। जैसे कि छोटा सा उदाहरण है सौर ऊर्जा का। लगभग 2022 तक भारत ने जो लक्ष्य लिया है कि हम 175 गीगावाट बिजली का उत्पादन सौर ऊर्जा और अन्य जो नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं उन स्रोतों से प्राप्त करेंगे। और ये जो 175 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी होगी वो हमारे देश की कुल ऊर्जा का लगभग 40% होगी। एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगी अगर भारत इसको हासिल कर लेता है, और उस दिशा में भारत ने बहुत बड़ा कदम उठाया भी है। हम ये कह सकते हैं कि हमारी गतिविधियां जो हैं वो इको फ्रेंडली हों और ऐसी हों जो कि क्लाइमेट फ्रेंडली हों। जी जी जी, जिससे कि हम ऐसा कोई काम न करें या कम से कम हम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करें। अगर हम अपने जीवन शैली में बहुत सारे परिवर्तन लाएं, और क्या हमारी जीवन शैली ऐसी है जो कि कम से कम वातावरण में, पर्यावरण पर नुकसान करती हो? क्या हमारी जीवन शैली ऐसी है कि हम कम से कम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करें? और यकीनन भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारी परंपरा है,
जो हमारी जीवन शैली है वो बहुत ज़्यादा पर्यामित्र है, पर्यावरण हितैषी है। हम ये कह सकते हैं कि हमारी खुद की जिम्मेदारी है और हमारा दायित्व है, साथ ही हमारे ऊपर है, हम ऐसा कर सकते हैं, अपने प्रकृति के अनुकूल अपनी जीवन शैली, अपने काम कर सकते हैं, जिससे हम इसको, अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं। एक चीज हम जानना चाहेंगे कि ये 1.5 डिग्री सेल्सियस IPCC रिपोर्ट क्या है? देखिए, अभी क्लाइमेट चेंज को लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC बनाया है। और ये IPCC बहुत पूरे दुनिया भर के वैज्ञानिकों को, हजारों वैज्ञानिकों के जो वैज्ञानिक अध्ययन हैं उनके निष्कर्षों के आधार पर जलवायु परिवर्तन के बारे में वैश्विक स्तर पर अपनी रिपोर्ट जारी करता है। और ये रिपोर्ट बहुत ही वैज्ञानिक रूप से बहुत ही विश्वसनीय रिपोर्ट होती है और दुनिया की सारी सरकारें और जो यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत क्लाइमेट चेंज पर जो वार्ताएं चल रही हैं, संधियां हो रही हैं, नियम कायदे कानून बन रहे हैं, उन सब का वैज्ञानिक आधार IPCC के द्वारा जारी रिपोर्ट होता है। तो यूनाइटेड नेशंस के विशेष आग्रह पर IPCC ने एक रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट का नाम है 1.5 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पहले तो ये बताना उचित होगा कि ये रिपोर्ट क्यों बनाई, क्योंकि अगर आपको स्मरण है कि पेरिस में जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के दुनिया के लोगों ने समझौता किया है, जिसमें भारत ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, उस रिपोर्ट में, उस समझौते में ये कहा गया कि हम अपनी पृथ्वी के तापमान को इस सदी के अंत तक 2 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे और विशेष प्रयास करेंगे सारी दुनिया के सारे मुल्क के इस तापमान को हम 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। ऐसी स्थिति में 1.5 डिग्री का क्या अभिप्राय है और इस 1.5 डिग्री तापमान के बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा दुनिया के तमाम पर्यावरण पर, जनसंख्या पर, आबादी पर, जंगलों पर, नदियों पर, पहाड़ों पर, हमारे जीवन पर, उसका क्या असर होगा, इसका आकलन IPCC ने किया है। और IPCC ने बहुत चौंकाने वाली बातें कही हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगले 12 वर्षों में, सन 2018 से लेकर 2030 तक, यदि दुनिया के सारे देशों ने जो कि उत्सर्जन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों का, अगर उन्होंने अपने उत्सर्जन में भारी कटौती नहीं करी तो हम 1.5 डिग्री का जो हमारा लक्ष्य या सपना है दुनिया का, वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और उसके परिणाम परिणाम ऐसे भयावह होंगे कि लाखों करोड़ों लोग पानी के लिए परेशान होंगे। कहीं बाढ़, कहीं तूफान, कहीं गर्मी की बहुत ज्यादा, कई वनस्पतियों का लुप्त हो जाने की भविष्यवाणी, कुछ आकलन किया गया है। तो ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। आपने पोलैंड में हो रहे जो सम्मेलन का जिक्र किया, ये पेरिस जो सम्मेलन था, उससे ये समिट किस तरह से डिफरेंट है, किस तरह से अलग है और इसका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, जलवायु परिवर्तन को लेकर के यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत एक समझौता हुआ है पेरिस में दिसंबर 2015 में। और उसके पहले हम लोग चर्चा किया करते थे कि क्योटो प्रोटोकॉल था और वो समाप्त हो गया सन 2012 में। फिर उसका और अवधि थोड़ी बढ़ाई गई और उसके बाद दुनिया को एक नए समझौते की तलाश थी, जो कि दिसंबर 2015 में पेरिस में हुआ और उसको दुनिया के सारे देशों ने, लगभग सभी देशों ने हस्ताक्षर किए। लेकिन बाद में अमेरिका ने समझौते से हटने की घोषणा की है। समझौता हो गया, संधि होगी 2016 में, लेकिन ये संधि प्रभावशील होगी सन 2020 में। तो इसके जो नियम कायदे कानून हैं कि कैसे प्रभावशील होगी, कौन कितना कम करेगा, उसको हम कैसे मापेंगे, उसका सर्वेक्षण कैसे होगा, उसकी अनुश्रवण मॉनिटरिंग कैसे होगी। जैसा कि सभी देशों में पेरिस समझौते में हर देश ने अपने अपने देश में कितना वो कार्बन का उत्सर्जन कम करेंगे इसकी घोषणा की है। तो कितना हमने कम किया, जो घोषणा की है, जो हमने संकल्प व्यक्त किया है दुनिया के सामने और जो पेरिस समझौते में हमने लिख करके दिया है भारत ने, वो हमने कम किया है कि नहीं किया है, इसका कोई ना कोई मॉनिटरिंग तो करना होगी। वो मॉनिटरिंग कैसे होगी, कौन करेगा, इन सब के बारे में जो नियम कायदे कानून है। दूसरा, सन 2020 में जब नई संधि प्रभावशील होगी, उसके पहले भी दुनिया के देशों के कुछ कमिटमेंट्स थे। उन कमिटमेंट्स को वो लोग पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसकी भी जांच, इसकी भी परीक्षण होना जरूरी है। इन सब बातों के ऊपर अभी चर्चाएं हो रही हैं और उस संदर्भ में ये हर वर्ष यूनाइटेड नेशंस इस प्रकार का सम्मेलन करता है, जिनको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप कहते हैं। और ये 24वां सम्मेलन है। अगले वर्ष भी इन्हीं दिनों में ये सम्मेलन होगा और 2020 तक जब ये नई संधि प्रभावशील होगी, तब सारा खाका तैयार होगा ताकि सारे देश अपने अपने संकल्प को पूरा कर सकें और पारदर्शिता के साथ दुनिया को बता सकें
के जो हमने संकल्प लिया था वो हमने पूरा किया। तो एक तरह से निरंतर विचार मंथन चल रहा है वैश्विक स्तर पर। जैसा आपने शुरू में बताया कि ग्लोबल वार्मिंग का एक मुख्य वजह क्या है, प्रदूषण एक बड़ी समस्या है जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे वो ओजोन लेयर का क्षतिग्रस्त होना हो, और भी जो बहुत सारे मुद्दे हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं हो, ये सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें नॉन अटेनमेंट सिटीज का जिक्र था, उसमें अपने मध्य प्रदेश के कुछ शहर हैं भोपाल सहित। ये क्या है, ये नॉन अटेनमेंट सिटीज, ये क्या है, इसका क्या आशय है, क्या मतलब है इसका? देखिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, कुछ सुपर ग्रीन हाउस गैस जिनको हम कहते हैं HFCs वगैरह, वो हैं। तो वातावरण में, वायुमंडल में जो प्रदूषण है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड का हो या नाइट्रस ऑक्साइड का हो, उसके कारण हम कह सकते हैं कि एक हद तक हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। साथ ही जो आपने विषय उठाया वो है वायु प्रदूषण का, एयर पोल्यूशन का। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी या नाइट्रस ऑक्साइड की होगी, वो भी एयर क्वालिटी को पोल्यूट कर रही है। लेकिन एयर पोल्यूशन में और भी चीजें शामिल हैं, और ये जो आपने रिपोर्ट का उल्लेख किया है नॉन अटेनमेंट सिटीज, ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पूरे देश के ऐसे शहरों की एक सूची बनाई है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वायुमंडल और वायु प्रदूषण के जो मानक हैं, उन मानकों को वर्तमान स्थिति में पूरा नहीं करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमारी एयर क्वालिटी अभी WHO के मानकों के अनुरूप नहीं है जी। और आप जानते हैं कि हर वर्ष सर्दियों के मौसम में दिल्ली में एक बहुत बड़ा पर्यावरण का संकट, वायु प्रदूषण का संकट पैदा होता है, जिसमें वहाँ की एयर क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है। एक तो दिल्ली शहर की भौगोलिक स्थिति, फिर वहाँ का वातावरण, और तीसरा वाहनों का प्रदूषण, मकानों के निर्माण या अन्य निर्माण कार्यों के कारण जो कंस्ट्रक्शन से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, और फिर दिल्ली के आसपास के जो प्रदेश हैं वहाँ से धान की फसल की कटाई के बाद में किसान जो आग लगा देते हैं, उसके कारण जो धुआं निकलता है, ये सब कारण मिल करके दिल्ली की एयर क्वालिटी को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसी कोई चिंताजनक स्थिति मेरे हिसाब से नहीं है। क्या हमारे देश में जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, जिस तरह से हमारी गतिविधियां हैं, क्या हमारे जो दूसरे शहर हैं, बड़े शहर हैं या छोटे शहर हैं, उन शहरों में भी ऐसा संकट हो सकता है? क्योंकि अगर हम समय रहते उपाय नहीं करेंगे तो हमारे अन्य शहरों की भी एयर क्वालिटी खराब होती जाएगी, और इसलिए हमको लगातार ध्यान देना होगा कि हम कैसे डस्ट को, जो पार्टिकुलेट मैटर है जिसको 2.5 और PM10 और PM2.5 जो हम लोग बात करते हैं, वो वातावरण में अगर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, RPM और SPM, अगर वो हम नियंत्रित नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे इसके जो स्वास्थ्य पर दुष्परिणाम हैं वो बहुत बढ़ेंगे। जो हमारा वातावरण है, वातावरण में जो प्रदूषण है, वातावरण में जो विकृति आई है, क्या वो जिम्मेदार है इसके लिए? कुछ निश्चित तौर हमारे स्वास्थ्य के लिए जो लाइफस्टाइल डिजीज हैं, जीवन शैली से संबंधित रोग, आप देख ही रहे हैं, डायबिटीज हो या हाइपरटेंशन हो या दिल की बीमारियां हो, इनका मूल कारण क्या है? हमारी जीवन शैली में परिवर्तन होना। जो प्रदूषण वातावरण में हो रहा है उसके कारण हम सब लोगों के स्वास्थ्य पर असर हो रहा है, और इसकी जो लागत है उसका आकलन करना मुश्किल है। इससे बेहतर है कि हम अपने पर्यावरण को सुधार लें ताकि मनुष्यों के स्वास्थ्य पर जो दुष्प्रभाव है वो कम से कम हो, उसकी लागत कम होगी। बिल्कुल जी जी। सबसे बड़ी या सबसे मुख्य ऐसी कौन सी हमारी एक्टिविटी है जिसके कारण सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है पर्यावरण को, और जलवायु परिवर्तन इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है? किसी एक एक्टिविटी को इंगित कर पाना तो मुश्किल होगा, लेकिन ये कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज हैं। ऐसी स्थिति में एक संतुलन का रास्ता ही हमारे लिए जरूरी है। तो आवश्यकता और आविष्कार में एक संतुलन जरूरी है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम जलवायु परिवर्तन, प्रकृति के ऊपर जो संकट है, हमारे पर्यावरण पर जो संकट है, जिसको हम देख रहे हैं, सिर्फ महसूस नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा क्या कुछ करें? हमारा कितना बड़ा दायित्व है, क्या जिम्मेदारी है हमारी, किस तरह से हम ऐसा कर सकते हैं? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि अंततः जिम्मेदारी सरकार की है, समाज की है और व्यक्ति की है। एक व्यक्ति की हैसियत से हम क्या ऐसा करें कि हम अपना कम से कम हमारा प्रभाव या दुष्प्रभाव हमारी गतिविधियों का पर्यावरण पर हो। इसमें बहुत सारे काम हैं। पानी की बचत,
ये एक छोटी छोटी सी है जो कि एक ज़माने में हमारे घरों में हमारी जीवन शैली में शामिल थी, लेकिन अब हम लोगों ने बहुत सारा ऐसा जो नया आधुनिक होने की दृष्टि में जो प्रयास में हमने ऐसे काम शुरू कर दिए जो न सिर्फ हमारे लिए नुकसानदायक हैं आर्थिक रूप से, बल्कि पर्यावरण रूप से भी बहुत घातक हैं। तो ऐसे छोटे छोटे काम जीवन में अगर हम देख लें, अगर आप देखें कि हम अगर अपने घर से प्लास्टिक के ऊपर नियंत्रण कर पाएं, क्योंकि प्लास्टिक का प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, उसका डिकम्पोजिशन अपघटन होता नहीं है और वो बहुत दिनों तक हमारे वातावरण में रहता है जब तक कि उसका कोई अन्य उपयोग न किया जाए। तो अगर हम अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में अगर एक सूची बना लें कि मैं कहाँ पर ऐसे छोटे छोटे काम करूं, बिजली को बचा लूं, पानी को बचा लूं, पेड़ को लगा दूं, कचरे का अगर सही निष्पादन करूं, ऐसे छोटे छोटे काम, वाहनों का कम से कम उपयोग करें, जब हम पैदल चल सकें पैदल चलें, जब साइकिल से जाएं तो साइकिल का उपयोग करें। इस प्रकार के हम देखें कि हम कैसे अपने वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को रोक सकते हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कैसे करें। तो इसके उपयोग से हम कैसे अपने जीवन में हर इस प्रकार की गतिविधियों पर अगर ध्यान दें थोड़ा सा, तो हम निश्चित तौर पे अपना एक बहुत ही सार्थक योगदान दे सकते हैं पर्यावरण को बचाने में। तो अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपनी दिनचर्या, अपना दैनिक जीवन, इस पर हम ध्यान कर लें, इसको थोड़ा संतुलित कर लें और अपने प्रकृति के हिसाब से अपने आप को ढाल लें। आखिर में हमारे श्रोताओं से कोई संदेश, कोई बात जो आपके मन में हो, करना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे पास सिर्फ एक पृथ्वी है और ये महात्मा गांधी का 150वीं जयंती वर्ष है। तो महात्मा गांधी का जो कथन है कि मनुष्य की आवश्यकता के लिए तो इस पृथ्वी के पास पर्याप्त साधन है, पर किसी भी एक व्यक्ति के लालच के लिए साधन संपन्न नहीं है ये पृथ्वी। ऐसी स्थिति में हमको अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप ही अपने जीवन को जीना चाहिए। तो हम न सिर्फ अपने समाज को, अपने देश को, बल्कि पूरी पृथ्वी के पर्यावरण को बचाने में सार्थक होंगे। तो सिर्फ एक पृथ्वी है, ये हमें ध्यान रखना है और इसी पर हमें जीना है, इसी पर मरना है, इसी पर अपनी पीढ़ियों को पालना है। लोकेंद्र ठक्कर जी, बड़ी सार्थक बातचीत आपसे हुई और उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलजुल कर अपने प्रकृति के बारे में सोचेंगे ताकि हम आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा भविष्य, एक सुंदर भविष्य सौंप कर जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।